नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज 6 नेटवर्क पर एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं। हमेशा हमारा ये प्रयास होता है कि ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तित्वों को, ऐसी पर्सनैलिटीज को आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करें जो समाज में कहीं ना कहीं सकारात्मकता भर सकते हैं, नव पीढ़ी को एक दिशा दे सकते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं जो विज्ञान जगत की जानी मानी हस्ती हैं और एनआईटी दिल्ली को वो बहुत बड़े स्तर पर सेवा देते रहे हैं। तो आइए स्वागत करें सबसे पहले कपिल शर्मा जी का। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 6 नेटवर्क पर आपका। शिवनाथ जी, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया युवा पीढ़ी से रूबरू होने का, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार जी। कपिल जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, ये विज्ञान की दुनिया तो बाद में आएगी। अ, कपिल जी का वास्तव में जो संघर्ष है यहाँ तक पहुंचने का, जहां आज वो हैं, वो कितना लंबा है? और क्या कपिल जी कभी टूटकर बिखरे हैं, खड़े होने के लिए तरसे हैं? शिवनाथ जी, अगर मैं बात करूं संघर्षों की, तो हर इंसान के जीवन में संघर्ष तो उसके जीवन यात्रा का हिस्सा है। लेकिन बिखरने की जहां तक बात है, अगर आपका मकसद क्लियर है, आपको कुछ लोगों का सपोर्ट है और आपका विजन अच्छा है, तो आप बिखरते नहीं है, आप सफलता को प्राप्त करते हैं। तो मेरा भी जीवन कुछ ऐसे रहा है। मैं भी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा मैं गांव बुढ़ीना कला, जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मेरी इंटरमीडिएट की जो एजुकेशन है, मैंने किसान इंटर कॉलेज अलीपुर खेड़ी से पास की है, जो एक ग्रामीण क्षेत्र का इंटर कॉलेज है। उसके बाद मैंने अपनी बीएससी की डिग्री डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर से पास की। उसके बाद एमएससी मैंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से पास की। उसके बाद मैं एमटेक की डिग्री गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा से प्राप्त करने के बाद फिर मैंने आईआईटी दिल्ली से, जो देश का उच्च संस्थान है, वहां से मैंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और फिर मैं शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं राष्ट्र निर्माण में दे रहा हूँ। जहाँ तक संघर्षों की बात है, तो ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी के लिए एक संघर्ष हमेशा बना रहता है, क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर गाइडेंस, मोटिवेशन, उसकी कमी रहती है। तो बचपन में मुझे भी ये सब चीज की कमी रही है, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि आपको किस दिशा में जाना है। खुद ही सबसे करना, तो एक वो बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो मैंने भी फेस किया है, लेकिन परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है कि मंजिल की तरफ बढ़ते गए, रास्ते मिलते गए, अच्छे लोग मिलते गए, तो आज मुझे लगता है कि ठीक जगह है। तो सब बच्चों के सामने, ग्रामीण क्षेत्र के सब बच्चों के सामने ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उनमें मुझे लगता है कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बस अगर जरूरत है तो उनको गाइड करने की, मोटिवेट करने की, तो वो उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ही कैलिबर भी है, वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कपिल जी, एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि जो विज्ञान है वो उतना इंटरेस्टिंग विषय सबके लिए होता नहीं है। बच्चे जान छुड़ाते हुए नजर आते हैं विज्ञान से। आप विज्ञान के बहुत करीब रहे हैं, जानते रहे हैं उसको करीबी से। आपके लिए कितना मुश्किल रहा विज्ञान से जुड़ना और फिर उसे सस्टेन करना, और ना केवल सस्टेन करना बल्कि इस स्तर पर पहुंचाना जहां आज आप खुद एक वैज्ञानिक हैं? देखो सूर्यांश जी, ये बहुत ही आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को अच्छा मार्गदर्शन भी मिलेगा। आज से अगर हम बात करें, मेरे टाइम की बात करें, जब हम प्लस 2 की ग्रेजुएशन किया, तो उस टाइम सबके दिमाग में एक चीज चलती थी कि अगर विज्ञान नहीं लिया तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो उस टाइम के हिसाब से मैं पहले आपको डिक्टेट करता हूँ, विज्ञान से एक भारी विषय क्यों पड़ता है, क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जब बचपन से आपकी परवरिश हुई, तो आपके दिमाग पे एक बोझ डाल देगा कि भाई विज्ञान तो बहुत भारी चीज है। लेकिन विज्ञान तो दैनिक जीवन का हिस्सा है। अगर हम बच्चों को बचपन से उसको छोटी छोटी चीजों में विज्ञान के प्रति उसको प्रेरित करें, हर चीज में विज्ञान है। हम दैनिक जीवन में जितने भी कार्य करते हैं, चाहे वो प्रेशर कुकर में सब्जी बनाना हो, चाहे लाइट का जलना हो, तो विज्ञान तो हर जगह है। अगर हम बच्चों को छोटे टाइम से उसको उसके प्रति बताना शुरू करेंगे, छोटी छोटी चीजों के, अगर आप बात करें तो घर में पेड़ पौधे है, उसको बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। क्योंकि हर चीज, कोई चीज भारी नहीं है, कोई चीज हल्की नहीं है। विज्ञान भारी नहीं है, कला आसान नहीं है, कृषि आसान नहीं है। सब चीजों का अपना एक अस्थाई वो है, बट उसके लिए आप उन चीजों को कैसे अपने यूथ को दिखा रहे हैं, कैसे बच्चों को समझा रहे हैं, तो उससे उनका जब आकर्षण पैदा हो जाएगा, तो कोई चीज भारी नहीं होगी, कोई चीज आसान नहीं होगी। ये उस टाइम की बात है। अभी तो, लेकिन मैं दूसरा इंटरफेस इसका बता रहा हूँ,
ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले उस टाइम मानते थे कि अगर विज्ञान नहीं पढ़ा तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अभी तो इतने ज्यादा चेंजेज आए हैं, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहिए आप जा सकते हो, बट जरूरत है कि आप उसमें स्किल्ड हो, आपके पास उसमें ट्रीमेंडस नॉलेज है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको विज्ञान ही पढ़ना है। आजकल तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, आप आर्ट साइड में रहकर विज्ञान को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप साइंस पढ़ने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के बाद आप आर्ट और विज्ञान में हेल्प कर सकते हैं। तो आज तो जो अप्रोच है एक साथ मिलकर काम करने की है, तो वो चीजें तो बहुत पीछे रह गई, तो अब तो कोई विषय ही नहीं रहा है। और विज्ञान के बिना तो अस्तित्व ही नहीं है। विज्ञान तो हर आदमी का पहले क्या था कि मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, आप खेत में थे तो किसी से टाइम पूछते थे बड़े बुजुर्ग से, तो वो कलाई देखता था, सूरज की तरफ को देखता था और गणना करके बता देता था कि अभी 12 बजे, तो आप घड़ी में चेक करते थे तो 12:05 हुए थे, उस टाइम ये 11:55 थी। तो वो क्या था, वो ऐसा कोई आर्बिट्री ऐसी चीजें नहीं थी, वो भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस थी। तो विज्ञान तो बहुत पहले से इन्वॉल्व है, हर जगह इन्वॉल्व है। जरूरत है उसको बताने की, समझाने की। एक बार आपका आकर्षण पैदा हो गया तो फिर बहुत आसान है। बहुत बेहतरीन आप इस बात को कह रही हैं। और मैं जब आप बोल रहे थे तो सोच रहा था कि शर्मा जी को भूतकाल से जोड़ दिया जाए, सनातन परंपराओं से जोड़ दिया जाए, देश के स्वर्णिम इतिहास से जोड़ दिया जाए, क्योंकि विज्ञान तो हमारे कण कण में रहा है। हमारे हर एक कार्य में विज्ञान नजर आता है। आपने बहुत अच्छा कहा कि विज्ञान केवल किताबी शब्द नहीं है, किताबी भाषा में ही उसे परिभाषित करना उचित नहीं है। लेकिन मैं वहीं जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं पर्सनल आपके बारे में, आपके टीचर्स के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके गांव के बारे में पूछूं, शर्मा जी, जब आप देखते हैं भारत की परंपराएं, सनातन संस्कृति में विज्ञान और आज आधुनिक समय में विज्ञान कितना जोड़ पाते हैं या कितना अलग पाते हैं आप? पहले विज्ञान तो हमेशा से, जैसे आपने कहा कि प्राचीन काल से विज्ञान तो हमारे ऋषि महात्मा सब जगह, आप शल्य चिकित्सक की बात करें तो वो भारत ने दिया है उसका, आप गणनाओं की बात करें तो भारत ने दिया है, आर्यभट्ट ने दिया है। अब क्या है कि जो पहला विज्ञान और आपके विज्ञान में जो अंतर है, पहले विज्ञान की जो मानव की सोच थी वो वेलफेयर की सोच थी, सिर्फ विकास की तरफ एक कदम था कि अच्छे के लिए होगा। अभी विज्ञान का क्या, कुछ दिनों से क्या हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान का स्वरूप बदला है, विज्ञान को अलग तरीके से उसको यूटिलाइज किया गया है, और यूटिलाइज करने के साथ साथ उसके कुछ सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आए हैं। तो उस डायरेक्शन में दोनों चीजों में उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो अगर विज्ञान को हम सही तरीके से उपयोग करें तो आपके जो आम मर्द के लोगों की जिंदगी है उसमें बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। छोटे छोटे प्रयोग करके हम विज्ञान को प्रयोग करके हम लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं, उनकी जिंदगी को सुगम बना सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं हो, कृषि संबंधी समस्याएं हो, तो अगर हम विज्ञान का प्रयोग अच्छे तरीके से करें, 10th क्लास का कोई स्टूडेंट है, 12th क्लास का कोई स्टूडेंट है, मॉडलिंग कर सकता है, कंप्यूटर से कोई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो जितनी भी समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती है। तो विज्ञान को उस दिशा में ले जाने की अभी भी एक बहुत बड़ी जरूरत है। जैसे कि पहले हमारे जो प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन लोग थे, वो करते थे, तो उस डायरेक्शन में ज्यादा काम करने की जरूरत है। विज्ञान का जो उपयोग हो रहा है वो अच्छी चीजों के लिए है, बट उसके साथ साथ इसको इसके ऊपर एक अंकुश लगाने की भी जरूरत है, चेक करने की जरूरत है, मॉनिटरिंग की जरूरत है कि विज्ञान कहीं ये मनुष्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा न हो जाए आने वाले समय में। तो दोनों चीजों में मुझे बहुत लगता है कि बहुत बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बेहतरीन आपने वो कहा और दोनों को कनेक्ट करने का प्रयास किया। शर्मा जी, क्या मैं अब उधर आ सकता हूं जहां आपने अपनी पढ़ाई शुरू की होगी? देखिए, जब हम सफलता प्राप्त कर रहे होते हैं या जब हम किसी स्तर पर होते हैं तो लोग कहीं ना कहीं नतमस्तक नजर आते हैं। लेकिन कपिल जी, स्कूली समय का, कॉलेज समय का कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता हो जब आपको लगा हो कि ये जो यात्रा है बहुत कठिन होने वाली है, शायद मैं कर ना पाऊंगा, लेकिन फिर आपकी हिम्मत ने कहा कि कपिल जी आगे बढ़ना है? कोई ऐसा पॉइंट जब आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं जो बहुत कठिन था, आज आपको खूब हंसाता है? सूर्यांश जी, ऐसा तो हर व्यक्ति के जीवन में छोटे छोटे मोड़ आते हैं, बड़े मोड़ भी आते हैं। तो मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी चीजें आई। मेरा जैसे बताया कि मुझे हमेशा गाइडेंस की एक प्रॉपर कमी रही है। मैं इस तरीके से तो इस चीज को नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन मैं आज जो महसूस करता हूँ, ये महसूस करता हूँ कि आज मेरे बहुत दोस्त हैं जो ब्यूरोक्रेसी में है, अपने देश को सेवाएं दे रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी बनकर। जब मैं छोटा था तो अगर हम बात करते थे उस टाइम पे कि आईएएस करना है या पीसीएस करना है, तो हमें बता दिया जाता था कि ये नहीं किया जा सकता। तो एक कहीं ने, जैसे आपने अभी विज्ञान की बात की थी कि विज्ञान बहुत मुश्किल लगता है, तो वो विषय इतना मुश्किल लगने लग गया था कि भाई हम तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब पढ़ते हुए आईआईटी में पहुंचे, एमटेक किया, तो उस टाइम पे साथ के जो दोस्त थे मिले, वो तैयारी कर रहे थे, तो फिर लगने लग गया कि यार हम में तो पोटेंशियल की कोई कमी नहीं थी।
हम तो ये सब चीजें कर सकते थे जो ये कर रहे हैं, बट उस टाइम पे एक माहौल, मोटिवेशन, गाइडेंस, जो आपने विज्ञान की बात कही थी कि विज्ञान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट लगता है, तो मैं स्पेशली कहना चाहूंगा जो वेस्टर्न यूपी है, स्पेशली हमारा ये 8-10 डिस्ट्रिक्ट है, इनमें ये अप्रोच, अभी तो बहुत चीजें बदली है, लेकिन एक बहुत बड़ा उसको विषय दिखाया जाता था। तो ऐसे संघर्ष, मुझे लगता है कि ऐसे संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। आपके अंदर ह्यूज पोटेंशियल है, आप सिर्फ, आपके पास अगर लगन है, मोटिवेशन है, और आप कंटिन्यूटी में काम करते जा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है। कोई नौकरी बुरी नहीं है आप, लेकिन अगर आप बेहतर करते हैं और उस टाइम पर आपको सही गाइडेंस मिलता है और आपके हौसले बुलंद है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कलाम साहब का मुझे एक याद आती है। कलाम साहब हमेशा बोलते थे, ऑलवेज ड्रीम बिग, और स्मॉल ड्रीम इज ए क्राइम। छोटा सपना एक अपराध है, बड़ा सपना देखना चाहिए, उसे पूरा करने के लिए पूरे प्रयत्न से जुट जाना चाहिए, तो सफलता आपके कदमों में होगी। बाकी ईश्वर के अधीन सब चीजें हैं, सूर्यांश जी। वैज्ञानिक एक बहुत बड़ा शब्द हो जाता है शर्मा जी, जब हम जोड़ने लगते हैं तो जो नई जनरेशन है वो समझती है कि साइंटिस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो एक सफर रहा होगा वो विज्ञान से ही गुजरा होगा। लेकिन मैं विज्ञान से आपको हटाकर पारिवारिक चीजों पर ले आता हूँ। आपके परिवार में माता पिता का या फिर आपके बड़ों का कितना सहयोग रहा इस यात्रा में, आपका, आपके टीचर्स का, आपके दोस्तों का, अगर आप आज उन्हें याद करना चाहें। मेरा तो जो जीवन का रहा है, मेरे परिवार का, मेरे दोस्तों का, मुझे बहुत सहयोग मिला है। और मैं मानता हूँ कि अगर किसी को परिवार का, मित्रों का, अच्छी आपकी संगति, अच्छे आपके मित्र है, आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी खामियों को आपको बताते हैं और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो निश्चित ही आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। और मेरे जीवन में तो मुझे बहुत माता पिता का, मित्रों का, गुरुजनों का बहुत स्नेह प्राप्त हुआ है, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, और शायद मुझे लगता है कि मैं इस काबिल भी नहीं था। सब उन लोगों का ही आशीर्वाद है, उन लोगों की ही एक मोटिवेशन है, और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है जीवन में, उसके बिना तो कुछ नहीं है। आप पर्यावरण से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं शर्मा जी। तो ये आपका जो पर्यावरण से जुड़ाव है, जो बहुत सारे लोगों के लिए एक बोरिंग विषय लगता है क्योंकि वो प्रोफेशनल दिखाना चाहते हैं खुद को, थोड़ा बताइए वो कहाँ से प्रेरणा मिली और किस तरह आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सूर्यांश जी, पहली बात तो मेरा जो विषय है वो, मेरी मास्टर डिग्री, मेरी पीएचडी सब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में है। मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मेरी एक्सपर्टाइज है। मेरा जो शोध कार्य है, मेरी जो रिसर्च है, पीएचडी के बाद अभी भी मैं पीएचडी को गाइड कर रहा हूँ, तो वो सारा का सारा पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर ही है। जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है, तो इंटरेस्ट तो बचपन से है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में रहे हैं, तो पेड़ पौधे और बीच में रहे हैं, हमेशा से प्रकृति के प्रति आकर्षण रहे हैं। पक्षियों को देखना, ये सब चीजें शुरू से ही रही है, तो जो प्रेम था प्रकृति के प्रति वो तो वहीं से ही स्पष्ट था। बट उसके बाद मेरा विषय भी है, और चूंकि ये एक जरूरत भी है आज के समय में। अभी क्या है कि जो पर्यावरण संबंधी जितनी भी समस्या है, चाहे वो ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये मौसम परिवर्तन जिसको आप बोलते हैं, ये सब चीजें क्या है, दूषित पर्यावरण का हिस्सा है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि जितनी भी ये समस्या है, सब ह्यूमन मेड समस्याएं हैं, एंथ्रोपोजेनिक समस्याएं हैं। सभी समस्याओं का जो निदान है सिर्फ हमारे हाथों में है। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकें, अगर हम छोटी छोटी अपनी आदतों को बदले, तो शायद परिवहन में एक बड़े बदलाव आ सकते हैं। और ये आज के समय की सबसे ज्वलंत समस्या है, क्योंकि आपके पास कितना भी पैसा है, आपके पास कितनी भी फैसिलिटीज है, आप किसी भी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जब तक कि आपका पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, आपकी हवा पानी शुद्ध नहीं होगी, खाना शुद्ध नहीं होगा, तो आप जी नहीं सकते। ये जीने की, आज की समय में मैं कहूँगा पूरे दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए जीने की जरूरत है। अगर आपको जीना है तो आपको पर्यावरण को स्वच्छ रखना ही है। इसलिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में आपने देखा भी होगा कि पर्यावरण संबंधित समस्याओं पे हर जगह डिस्कशंस हो रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं। तो ये आज के समय की हर व्यक्ति को पर्यावरण से जुड़ना चाहिए, पर्यावरण को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। और जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे, तो आपका जीवन सफल नहीं होगा, आप जी नहीं सकते। तो मैं भी इसी डायरेक्शन में काम करता हूँ। प्लांटेशन ड्राइव हम लोग करते हैं, लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। उन सब चीज़ों पे काम करने ही चाहिए सब लोगों को। तो हम करते रहते हैं इन सब चीज़ों पे काम। और अच्छी बात है, हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए पर्यावरण से। और प्लांटेशन तो बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ग्रीनरी की अभी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा कमी है। कपिल जी, मैं आपका संदेश लूंगा। इससे पहले कि मैं संदेश लूं, मेरे साथ करण शर्मा जी थे, तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो कहीं ना कहीं मुझे वो विषय आपके साथ जोड़ना चाहिए। करण जी बता रहे थे कि स्कूली समय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं शर्मा जी, जो आपको कभी भी भूलना भी चाहें
तो भूल नहीं जाती। हो सकता है टीचर्स ने हमें बहुत मारा हो सकता है बहुत प्यार किया हो सकता है पापा या मम्मा ने कभी परिवार में इतना हमें दंडित किया हो कि आज भी हमें दुखता हो। कोई ऐसा पॉइंट अगर 5-10 मिनट में आप याद कर पाए, 5-10 सेकंड में, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्यान जी, मैं एक ऐसा ही आपको बताऊंगा। मैं आईआईटी दिल्ली से मैंने पीएचडी की है, तो मेरे जो पीएचडी के गाइड थे प्रोफेसर टीआर श्री कृष्णन, वो बहुत ही महान व्यक्तित्व है, बहुत बड़े इंसान है, बहुत बड़े वैज्ञानिक भी है पूरे विश्व के। तो जब मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री की तो मैं सर के पास गया अपनी डिग्री लेने के बाद, कन्वोकेशन के बाद। और मैंने सर के ऑफिस में जाकर कहा कि सर, ये सब आपकी बदौलत है, आपकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि मैं पीएचडी के ग्रामीण। मैं आपको सच बताऊं तो मैं इसमें, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आईआईटी में पीएचडी करूंगा और मैं एनआईटी दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनूंगा कभी, क्योंकि मेरी सोच के बाहर की चीज थी मेरी। आप कह सकते हैं कि कभी सोचा नहीं था, इतना दिया है भगवान ने। तो मैंने सर से कहा कि सर, मेरे लिए कोई संदेश, मेरे लिए कोई आदेश, मैं कैसे करूँ। तो उन्होंने मुझे एक बहुत मार्मिक चीज कही थी कि आप किस फील्ड में जाएंगे पीएचडी करने के बाद। मैंने कहा सर, पीएचडी के तो मोस्ट प्रोबेबली मैं टीचिंग के फील्ड में रहूंगा जीवन भर, शिक्षा के कार्य से जुड़ा रहूंगा। तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी चीज कही थी कि हमेशा विद्यार्थियों की मदद करना, विद्यार्थी को कभी सताना नहीं, क्योंकि आपका एक छोटा सा स्टेप अगर आपने उसको दंडित किया, हो सकता है कि वो उसकी दशा और दिशा बदलने का कार्य करे। लेकिन अगर आपने उसकी गलती को इग्नोर मत करना, उसको समझाना प्यार से। अगर उस टाइम पर आपने उसको स्नेह किया, उसको प्यार से बिठा के समझाया, शायद उसकी जीवन की दशा बदल देगा। तो वो मेरे लिए जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश था। और सूर्यांश जी, मैं कोशिश करता हूँ कि अभी भी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मुझे 8 साल हो गए। मैं कोशिश करता हूँ और संभव विद्यार्थी की समस्या समझने की, उसका अ, समाधान निकालने की। डांटना जरूरी नहीं है, डांटना भी चाहिए, बट आप उसको प्यार से अगर समझाएंगे तो शायद वो इस देश के कर्णधार है। एक उनकी छोटी सी समस्या को अगर उस टाइम पर हम इग्नोर करेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसको दूसरी डायरेक्शन में ले जा सकता है। फिर मिस यूज होना शुरू होता है और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, पूरी दुनिया का चरित्र बदल जाएगा। तो जरूरत है विद्यार्थियों को समझाने की, युवाओं को समझाने की, प्यार करने की, उनको मोटिवेट करने की, उनको उनकी मंजिल की तरफ प्रेरित करने की, और उनको हर संभव मदद करने की। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा संदेश था जो मैं कभी जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। बहुत बहुत अच्छा और बहुत मार्मिक होने के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रेरणा भी देता है। अब आप कुछ संदेश, कपिल जी, जो लोग आपको देख रहे होंगे, जो देखेंगे आपको बाद में, कोई संदेश कपिल जी का, क्योंकि खासकर स्टूडेंट्स के लिए आप लगातार शिक्षा को जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट मानते रहे हैं लाइफ का। उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन शिक्षार्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो टेक्निकल या विज्ञान की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, शर्मा जी का उनके लिए छोटा सा लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या मैसेज हो सकता है? शिवरान जी, धन्यवाद। ये बहुत अहम सवाल है और मैं तो हमेशा जुड़ना चाहता हूँ स्टूडेंट से, और आपने मुझे मौका दिया तो मैं अपना 3-4 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। और मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, स्पेशली जितने भी वेस्टर्न यूपी के आपके ज्यादा ऑडियंस होंगे मुझे लगता है, और इस क्षेत्र में ज्यादा जरूरतें भी है। सबसे पहले तो कि विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी है आप, लेकिन स्पेशली विज्ञान की बात करें तो मैं विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप अपने बेसिक्स पे काम करो। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। 10th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ट्वेल्थ का बेसिक्स, हर जगह बेसिक्स पूछे जाएंगे। अपने बेसिक्स क्लियर करने के बाद जब आपका लेवल ऑफ द नॉलेज इज सफिशिएंट, आपको अच्छे से नॉलेज होगी, उसके बाद आप बड़ा सपना देखना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले दिन बहुत बड़ा, आप बड़ा सपना देखना, दैट इज योर फंडामेंटल राइट, आपका अधिकार है। आप छोटा सपना क्यों देखते हो? मैं किसी चीज को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ कि पुलिस की नौकरी खराब है या आईएएस ही बढ़िया है, बट जब आप कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, समाज के लिए बेहतर कर सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो फिर बड़ा ही सपना क्यों नहीं, व्हाई नॉट बिग ड्रीम। तो बड़ा सपना देखना शुरू करो। उसके बाद उसके लिए आप रोड मैप तैयार करो कि मुझे वहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए मैं कैसे पहुंचूंगा। +2 किया तो उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको बीएससी करनी है या बीटेक करनी है, फिर उसके बाद एमटेक करनी है या आपको एमएससी करनी है, या उसके बाद आपको किसी चीज की प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपका सपना, आपकी मंजिल आपके सामने रहे। जब आप अपनी मंजिल को डिसाइड करते हो कि मुझे यहाँ पहुंचना है, तो स्वतः ही उसका रास्ता आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि मुझे इस डायरेक्शन में चलना होगा। तो सबसे पहला काम जो युवाओं को करना चाहिए, उनको 10वीं के बाद ही मैं कहूंगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12वीं के बाद उनको अपना गोल डिसाइड करना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या मुझे साइंटिस्ट बनना है या मुझे विदेश में जाना है। सबसे पहले जब आपके सामने आपकी मंजिल होगी, तो आप रास्ता डिसाइड, फिर उसके हिसाब से आप अपना रोड मैप तैयार करिए। और कभी भी हरास होने की जरूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिविटी रखिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, सकारात्मक सोच रखिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कुछ भी असंभव चीज नहीं है। सिर्फ अगर जरूरत है तो आपको कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स की, हार्ड वर्क की, डेडिकेशन की, ऑनेस्टी की और कमिटमेंट की। कमिटमेंट आपको अपने खुद से कमिटमेंट करना है। जब तक आप अपने खुद से कमिटमेंट नहीं करेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे यहाँ पहुंचना ही है,
किसी भी कीमत से। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पूरी भगवान, पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है, आपको सपोर्ट करती है। बस आपको यू हैव टू बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। निगेटिव लोगों से मिलने नहीं, निगेटिव लोगों से बात ही नहीं करना है, मोटिवेटेड रहना है। आजकल तो इतनी फैसिलिटीज है, इंटरनेट है, गूगल है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। बस यही है कि आपके अंदर झील होनी चाहिए। उसके साथ साथ हम साइंस के विद्यार्थी होने के साथ साथ हम समाज की जितनी भी समस्या, मैंने पहले भी बताया कि विज्ञान किताब तक नहीं रहना चाहिए, किताब से बाहर निकलना चाहिए। आप छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, वो कैसे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आप छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, आप छोटी सी ऐसा टेक्निक बना सकते हैं कि जो कृषि संबंधित समस्याओं को सोल्व कर सके। आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। आपको लोगों की, आम लोगों की समस्या आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और फिर कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करके उन समस्याओं को सोल्व कर सकते हैं। एक बड़ा प्रोटोटाइप आप दे सकते हैं, एक बड़ा समाधान आप दे सकते हैं। तो निश्चित ही ये आपके लिए भी बहुत हर्ष का विषय होगा, और देश की दशा और दिशा बदल जाएगी, और भारत फिर उन्नत भारत, विकसित भारत, और आपका समृद्ध भारत, सुखी भारत, ये फिर से हम वो भारत की जो कल्पना थी हमारे ऋषि महात्माओं की, और विश्व गुरु के रूप में आप पुनः अपने आप को पूरी दुनिया में विज्ञान और तकनीकी के दम पर डंका बजाएंगे। और अच्छी बात यह है, भारत के पास जो युवाओं की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। अगर इस यूथ को हम मोटिवेट कर पाए कि साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमें लोगों के जीवन की समस्याएं को दूर करना है और अपने आप को एक समृद्ध भारत के रूप में विकसित करना है, तो निश्चित रूप में मुझे कोई इस चीज में कहने में हेजिटेशन नहीं है। आने वाला समय भारत का समय है, भारत के युवाओं का समय है। बस बड़े सपने देखने शुरू करिए। कलाम साहब की बात को हमेशा याद रखिए, अपने सामने लिख कर रख लीजिए, स्मॉल ड्रीम इज ए क्राइम। छोटा सपना देखना नहीं है, बड़ा सपना देखिए। और विवेकानंद की जो एक पॉपुलर कोट है, आपको सबको पता ही होगा, उठो जागो और जब तक मत रुको, जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए। अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज अचीव्ड। आपको वो याद रखिए, विवेकानंद को पढ़िए, क्योंकि विवेकानंद को पढ़ने के बाद, सभी युवाओं को मैं बोलता हूँ कि विवेकानंद को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। विवेकानंद को पढ़ने के बाद आपको जीवन में क्लियरिटी आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी असीमित